हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रेड हैट सर्टिफाइड एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं अपने वीडियो के मीडियम से आप सबके साथ एडब्ल्यूएस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AWS का एक टॉपिक जिसको हम बोलेंगे VPC, जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। एंड मैं इसमें ये ट्राई किया है इस मैंने सेशन में कि जो भी VPC की जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं और वो किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो में उसे कवर करूं, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और हम अपनी लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने VPC को लेक्चर को। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये किस लिए ज़रूरी है और हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि VPC कुछ नहीं होता है। VPC का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, जो कि आपको एक डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि ये आपको एक लॉजिकल आइसोलेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जो दूसरे नेटवर्क से अलग होगा, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से आईपी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, और ये आपके नेटवर्क को बिल्कुल आइसोलेट रखेगा दूसरे नेटवर्क से, जिससे आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इसमें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपको जब आप कोई भी VPC क्रिएट करेंगे तो आपको क्या फ्रीडम होती है। आपको फ्रीडम ये होती है कि आप उसमें आईपी एड्रेस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, सबनेट बना सकते हैं अपने हिसाब से, राउटिंग टेबल बना सकते हैं, नेटवर्क गेटवे बना सकते हैं। तो ये एक तरह का कस्टमाइज नेटवर्क, मतलब आप एक अपने नेटवर्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि AWS ने जो प्रोवाइड किया आईपी या सबनेट या कोई राउटिंग टेबल या फिर नेटवर्क गेटवे आप उसी को यूज करें। बट इस VPC से आप क्या करेंगे, इस VPC से आप अपने नेटवर्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सबनेट रख सकते हैं, अपने हिसाब से आईपी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, राउटिंग टेबल बना सकते हैं, नेटवर्क गेटवे बना सकते हैं। तो कस्टमाइज करने का सेंस में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ सर्वर ऐसे हैं जिसको आप पब्लिक नेटवर्क में रखना चाहते हैं और कुछ आपके ऐसे डेटाबेस सर्वर्स हैं जिसको आप प्राइवेट नेटवर्क में रखना चाहते हैं, उससे क्या होगा कि अगर आपने अपने डेटाबेस को प्राइवेट में रखा है, उसको इंटरनेट फेसिंग नहीं दी है, तो कम चांसेस होते हैं कि हैकर उस डेटाबेस से आपके डेटा को फैच करके और कुछ हैकिंग कर सके उसमें। तो इससे आपको एक सिक्योरिटी लेवल भी इंक्रीज होता है। तो क्या होता है कि आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वर्स हैं उसको आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में रखें, और कुछ आपके ऐसे सर्वर हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं उसको आप पब्लिक फेसिंग कर सकते हैं। तो इससे आप अपने नेटवर्क को एक तरह से कस्टमाइज कर रहे हैं। तो लेकिन इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक VPC बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एक प्राइवेट एरिया बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक एरिया बनाना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप अपने नेटवर्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आपके नेटवर्क को आइसोलेट करेगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। और इसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। मतलब अगर आपको अपने इंस्टेंस पे कोई सिक्योरिटी लगानी होती है, तो आपको जैसे जनरली पता है कि जब हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएशन किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप लगाया था हमने। उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, हम नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स को उसमें अलाउ करते हैं कि मेरे को HTTP का प्रोटोकॉल चाहिए, मेरे को SSH का प्रोटोकॉल चाहिए, फलानी फलानी IP से वो अलाउ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं अपने इंस्टेंस लेवल पे, और इसमें एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी और भी लगा सकते हैं जो सबनेट लेवल पे लगती है, जिसको हम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। ये क्या चीजें हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, सबनेट क्या होता है, राउटिंग टेबल क्या होती है, नेटवर्क गेटवे क्या होता है, ये हम अपने आगे वाले पार्ट में देखेंगे धीरे से, एक एक करके। तो आप इस चीज के लिए परेशान मत होइए। तो अब जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो VPC होता है, VPC कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे VPC ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिफॉल्ट VPC और एक होता है आपका कस्टम VPC। तो डिफॉल्ट VPC क्या होता है कि जब भी आपने कोई अकाउंट को क्रिएट किया, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, VPC जो होता है वो किसी ग्लोबल सर्विस के अंदर नहीं आता, ये आपके अकाउंट से एसोसिएट होता है।
तो ये एक आपका AWS अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो एक VPC बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जो VPC आपका बाय डिफॉल्ट बनेगा उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होंगे, उसमें आपको VPC मिलेगा एक तो, दूसरा आपको एक सबनेट मिलेगा, राउटिंग टेबल मिलेगा, इंटरनेट गेटवे मिलेगा, नेटवर्क ACL मिलेगा और सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये चीजें वहाँ पे आपको ऑलरेडी बनी हुई मिलेंगी। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया ना, आप जाके VPC के डैशबोर्ड में देख सकते हैं, ये चीजें आपको वहाँ पे दिखेंगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जो कि एक मैंने लंदन रीजन का अपना एक VPC का डैशबोर्ड कॉपी करा था, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि VPC इसमें एक है, सबनेट 3 है। सबनेट बेसिकली क्या है कि जितने भी आपके अवेलेबिलिटी जोन होंगे ना, उतने ही आपके सबनेट होंगे। तो वो जैसे 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो 3 सबनेट, अगर किसी रीजन में 6 अवेलेबिलिटी जोन है तो 6 सबनेट होंगे वहाँ पे। राउटिंग टेबल एक है आपका, इंटरनेट गेटवे भी एक है, और आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी एक है, नेटवर्क ACL भी एक आपका एक है। तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड होता है जैसे ही आप अपना AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं। कस्टम VPC में क्या होता है, कस्टम VPC में आपको राइट होता है कि आप अपने हिसाब से एक VPC को क्रिएट करें। तो मतलब क्या हुआ कि जो डिफॉल्ट VPC होता है वो AWS आपको बना के देता है, और कस्टम VPC जो होता है वो कस्टमर बनाता है। कस्टमर मतलब कि आप हो गए या फिर आपका कोई कस्टमर हो गया। डिफॉल्ट VPC AWS बनाता है, और कस्टम VPC क्या होता है, कस्टमर बनाता है। इसमें इंटरनेट गेटवे जो होता है डिफॉल्ट में भी होता है, जैसे ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इंटरनेट गेटवे होता है और वो अटैच भी होता है। लेकिन जो आपका कस्टम VPC होता है उसमें आपको इंटरनेट गेटवे आपको बनाना पड़ता है। जब आप उसको इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करेंगे कस्टम VPC में, तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डिटैच होगा, तो आपको उसको अटैच करना पड़ेगा ताकि वो फंक्शनैलिटी उसकी काम करे। अब एक्सेस जो होता है डिफॉल्ट VPC में, जो एक्सेस होता है इंटरनेट का बाय डिफॉल्ट यस होता है, और कस्टम VPC में इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। नंबर ऑफ VPC पर रीजन एक होता है, ठीक है, और कस्टम में बाय डिफॉल्ट वो 5 होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था डिफॉल्ट VPC और कस्टम VPC। अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो डिफॉल्ट VPC और कस्टम VPC में यही फर्क है कि जो डिफॉल्ट होता है वो AWS हमको प्रोवाइड करता है जब हमने अकाउंट बनाया। कस्टम VPC वो होता है जो कस्टमर अपने हिसाब से बनाता है और उसमें अपने हिसाब से सारी IPs को सेलेक्ट करके कस्टमाइज करता है। तो ठीक है, इसके बाद हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि एक एक करके कि ये क्या होते हैं। सबनेट क्या होता है, राउटिंग टेबल्स क्या होती है, इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ACL क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं। तो इसको एक एक करके हम जान लेते हैं कि ये चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या है और ये कैसे काम करती हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कि सबनेट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबनेट, अगर आपके पास कोई लार्ज IP पड़ा हुआ है तो आप उसको IPs को अगर तोड़ें तो हम उसे सबनेट कहते हैं। छोटी छोटी IP में तोड़े तो उसको हम सबनेट कहते हैं, मतलब कि सबनेट इज द चंक ऑफ IPs, ठीक है। अब सबनेट का साथ क्या है कि अगर आप VPC बनाएंगे, जैसे ही आपने VPC को क्रिएट किया फिर आपको सबनेट बनाना होगा। तो सबनेट क्या है, आप सबनेट को प्राइवेट भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। प्राइवेट जनरली वो होता है जो इंटरनेट से बात कर सकता है, और पब्लिक वो होता है जो इंटरनेट से बात कर सकता है, प्राइवेट वो होता है जो इंटरनेट से बात नहीं कर सकता। तो सबनेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्राइवेट हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। पब्लिक जो इंटरनेट से बात कर सके, और प्राइवेट वो होते हैं जो इंटरनेट से बात नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सबनेट की, तो प्राइवेट सबनेट थोड़ा सिक्योर होता है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सपोज नहीं होता, मतलब डायरेक्टली उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता इंटरनेट से, इसलिए प्राइवेट सबनेट जो होता है वो काफ़ी सिक्योर माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी कि अगर आपके किसी भी रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो 3 सबनेट होंगे, अगर वहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन है तो 6 सबनेट होंगे। तो सबनेट क्या होता है, आपकी अवेलेबिलिटी जोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी आप कोई सबनेट बनाएंगे तो आपको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग करनी होती है, रेंजेस होती हैं या राउटिंग बोल सकते हैं आप उसे। तो उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक आपको सबनेट सेलेक्ट करना होता है। तो जो भी कोई आपकी IPs हो गई, जैसे कि सपोज करिए 10.0.1.0/24, तो ये /24 जो है हमारा सबनेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो अलाउड होता है ना, अगर आप सबनेट जब भी क्रिएशन करेंगे VPC, तो इसमें आपको /16 से लेके /28 तक आपको अलाउड होता है। आप इसके अंदर ही अपने सबनेट को रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने /15 रखा या फिर /29 रखा तो वो आपको एरर शो करेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि आपको /16 से लेके /28 तक आप अपने सबनेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उससे कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब
जो /16 होता है उसमें सबसे ज़्यादा आईपीज आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपने /16 लिया तो उससे आपका लार्जेस्ट नेटवर्क बनता है, जिसमें 65,536 आईपी आप एलोकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपने स्मॉलेस्ट नेटवर्क लेना है अगर /28 तो उसमें आप 16 आईपी एलोकेट कर सकते हैं। तो ये आपकी सबनेट की बात होगी। मतलब सबनेट आप अपने प्राइवेट भी बना सकते हैं, आप पब्लिक भी बना सकते हैं। पब्लिक जो होता है इंटरनेट से बात कर सकता है, प्राइवेट जो होता है इंटरनेट से बात नहीं कर सकता। सबनेट जनरली क्या होता है, ये चंक्स ऑफ आईपीज होता है, मतलब कि कोई बड़ी आईपीज को छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आईपीज को यूज़ करा जा सके। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेट गेटवे की, तो इंटरनेट गेटवे क्या होता है, वो कोई फिजिकल डिवाइस तो नहीं होता है, लेकिन एक लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपके वीपीसी को, जिससे कि वो इंटरनेट के थ्रू बात कर सके। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक वीपीसी के साथ आपका एक इंटरनेट गेटवे लगा होना चाहिए, तभी वो आपका वीपीसी बात कर पाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपने वीपीसी बनाया बट आपने इंटरनेट गेटवे नहीं लगाया तो क्या होगा। अगर आपने इंटरनेट गेटवे नहीं लगाया तो इंटरनेट गेटवे जो गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या होता है कि आपको किसी दूसरी चीज़ों से बात कराने में हेल्प करता है, एक तरह का गेटवे है वो। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको इंटरनेट से बात करनी है, इंटरनेट से बात करने के लिए एक तरह का मीडियम है ये इंटरनेट गेटवे, जिसके थ्रू इंटरनेट से आप बात कर सकते हैं। अगर आपने वीपीसी लगाया बट इंटरनेट गेटवे नहीं लगाया तो आपके रिसोर्स इंटरनेट से बात नहीं कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आपका कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क है, उसमें आपने कोई वीपीसी लगाया है या फिर कोई डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, उस टाइम पे आपको इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने वीपीएन और डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। बट जनरली अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको इंटरनेट से अगर बात करनी है तो इंटरनेट गेटवे आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनेट से वो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मेन फंडा क्या है, इंटरनेट गेटवे क्या है, वो अलाउ करेगा आपके वीपीसी को इंटरनेट से बात करने के लिए। ठीक है। और इंटरनेट से भी बात कर सकते हैं, आपके रिसोर्स भी बात कर सकते हैं उस इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट से। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू भी बात कर सकते हैं आप, इंटरनेट के टूवर्ड्स भी बात कर सकते हैं, मतलब इनबाउंड भी कर सकते हैं, आउटबाउंड भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट गेटवे लगा हुआ हो। एक तरह का गेटवे है जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है वीपीसी के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपके राउटिंग टेबल होते हैं ना, राउटिंग टेबल में आपको इंटरनेट गेटवे का राउट बताना पड़ेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल एक टेबल होता है जो आपको ये बताता है कि आपका जो भी डेटा है, जो भी आपके पैकेट्स हैं, उसको डेस्टिनेशन में जाने के लिए कौन सा राउट फॉलो करना है। तो राउटिंग टेबल में आपको इंटरनेट गेटवे की आपको आईपी वहाँ पे आईपी आपको वहाँ पे देनी होती है, जिससे कि उसे पता चले कि इंटरनेट गेटवे का रास्ता कौन सा है, और मैं इंटरनेट पे अगर मेरे को जाना है तो इंटरनेट गेटवे के कौन सा राउट के थ्रू मेरे को किधर जाना है। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि इंटरनेट गेटवे जो होता है वो आपका जो भी रिसोर्सेज होते हैं आपके, चाहे वो पब्लिक में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, उसको इंटरनेट से बात करने में हेल्प करता है। तो ये आपके सबनेट और इंटरनेट गेटवे थे। अगर हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, हम देखते हैं राउटिंग टेबल और नेटवर्क गेटवे के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं राउटिंग टेबल के बारे में। राउटिंग टेबल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि राउटिंग टेबल क्या है, एक तरह का टेबल होता है जो आपको ये बताएगा कि डेस्टिनेशन पे मेरे को जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना है। ठीक है। ये जस्ट लाइक आपकी बुक है, जैसे आपने अपनी नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक होती है उसमें एक इंडेक्स टेबल होता है। तो इंडेक्स टेबल पे आपको पता चल जाता है कि यार अगर मेरे को चैप्टर नंबर दिस पे जाना है या फिर टॉपिक नंबर दिस पे जाना है तो मेरे को इस उसको रेफर करके आप पेज नंबर देख सकते हैं। तो उसी तरीके से राउटिंग टेबल क्या होता है, एक टेबल ही होता है जिसमें सेट ऑफ रूल बनाए गए हैं, जिसके थ्रू वो आप एंट्रीज करेंगे अपनी आईपीज की, और आप बताएंगे अपने राउटिंग टेबल के थ्रू कि मेरा जो भी पैकेट है या फिर जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा ट्रैफिक है, उसको जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो करना है। तो राउटिंग टेबल क्या है, एक तरह का टेबल है जिसमें आप एंट्रीज करते हैं और बताते हैं कि अगर मेरा ट्रैफिक इनबाउंड है या फिर आउटबाउंड है तो उसको किस तरीके के रूट को फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो ये आपका सिंपल सा राउटिंग टेबल होता है। उसमें आपको राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है कि आपको एंट्रीज करनी होती है। अगर आपने उसमें एंट्रीज नहीं करी तो आप पता ही नहीं चलेगा कि डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे को कौन से रूट को फॉलो करना है, और वो आपका पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये राउटिंग टेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेट गेटवे की। नेट गेटवे क्या होता है, नेट गेटवे का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सपोज करिए कि आपका कोई भी इंस्टेंस अगर प्राइवेट नेटवर्क में पड़ा है, अगर आपका कोई प्राइवेट नेटवर्क है, वहाँ पे आपने अपने सर्वर्स को लगाया हुआ है।
अब उन सर्वर्स को अगर इंटरनेट से बात करनी है तो वो कैसे बात करेंगे? तो उससे बात करने के लिए आपको एक तरीके का नेटवर्क गेटवे लगाना पड़ता है जो कि आपके पब्लिक सबनेट में होता है, और वो आपके प्राइवेट सबनेट को प्राइवेट सर्वर्स जो होते हैं, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो सर्वर होते हैं, उनको इंटरनेट से बात करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरीके का गेटवे है जो भी आपके प्राइवेट सबनेट के अंदर रिसोर्सेज पड़े हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो भी आपके सर्वर्स पड़े हैं, उनको इंटरनेट से अगर बात करनी है उसमें बात कराने के लिए हेल्प करता है। मतलब ये है कि प्राइवेट सबनेट को अगर बात करनी है इंटरनेट से, तो वो क्या करेंगे, नेट गेटवे के थ्रू ही बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेटवर्क गेटवे, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि सपोज करिए कि अगर आपका कुछ कोई सर्वर्स या फिर कोई इंस्टेंस आपके प्राइवेट नेटवर्क में पड़े हुए हैं और मेरे को उसमें पैच अपडेट करना है या फिर कोई अपडेट करना है, मेरे को पैकेज अपडेट करना है, कुछ भी मेरी चीज़ को अपडेट करनी है जो कि इंटरनेट के थ्रू ही हो सकती है, तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे? तो उसका आंसर यही है कि नेट गेटवे के थ्रू अगर हम नेट गेटवे लगा देंगे तो प्राइवेट इंस्टेंस हमारे इंटरनेट से बात कर सकता है। ठीक है, तो ये नेट गेटवे होता है। नेट गेटवे का चार्ज होता है, आपको चार्ज कर, अगर आपने नेट गेटवे लगाया है अपने वीपीसी में तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका अवरली चार्ज होता है या फिर आप डाटा को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं उसके प्रोसेसिंग रेट के हिसाब से चार्जिंग होती है। नेट गेटवे IPv6 को सपोर्ट नहीं करता है, IPv4 को ही सपोर्ट करता है। जब भी आप नेट गेटवे क्रिएट करेंगे तो आपको एक इलास्टिक आईपी लेनी पड़ेगी। आपको एक इलास्टिक आईपी लेके उसको आपको एसोसिएट कराना पड़ेगा अपने नेट गेटवे के साथ, ताकि वो इंस्टेंट से बात करे। इलास्टिक आईपी क्या है, ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा है। इलास्टिक आईपी एक तरह का रिजर्व आईपी होता है जो कि स्टैटिक होता है, जो चेंज नहीं होता है, इसलिए नेट गेटवे में हम उस इलास्टिक आईपी को एसोसिएट करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे प्राइवेट इंस्टेंस से बात करने के लिए, अगर वो चाहता है तो इंटरनेट के थ्रू। तो नेट गेटवे यूज करते हैं। नेट गेटवे जो होता है वो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, आईसीएमपी हो गया। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि नेट गेटवे इन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, टीसीपी में क्या होता है, आपका आपने कोई पैकेट भेजा डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन से जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो वो पैकेट को समझा जाएगा कि वो पैकेट ड्रॉप हो गया है या फिर उसको रिट्रांसमिट किया जाएगा। मतलब टीसीपी में आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि हम डेस्टिनेशन पे जो भी मैंने चीज़ें भेजी हैं वो सही से पहुंची है कि नहीं, तो उसके डेस्टिनेशन वाला आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। बट यूडीपी में क्या होता है कि यूडीपी में आपका कोई भी पैकेट आपने भेजा, डेस्टिनेशन में पहुंचा है कि नहीं उसको नहीं पता चलता है, बट क्योंकि उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है और वो सेकंड पैकेट को भेज देता है। तो टीसीपी में जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है वो सेकंड पैकेट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। और यूडीपी में क्या होता है कि यूडीपी में अगर पहला पैकेट भेज दिया, वो एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता क्योंकि उसमें एक्नॉलेजमेंट आती ही नहीं है, और वो दूसरे पैकेट को भी भेज सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आईसीएमपी जो होता है एक तरह का पिंग कनेक्टिविटी चेक करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, जो कि जनरली आपने पिंग करके देखा होगा तो आपको दिखता होगा कि आईसीएमपी करके आता है, 64 बाइट कनेक्टिंग करके लिखता है। तो ये इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे, मैं बस यही बता रहा हूँ कि आपको ये टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नेटवर्क गेटवे आप किसी सिक्योरिटी ग्रुप के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क गेटवे जो होता है वो जनरली 5 Gbps की बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, और हम इसको स्केल भी कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली स्केल हो सकता है 45 Gbps के लिए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करिए आपका कोई भी इंस्टेंस लगा हुआ है किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में और आपने एक नेटवर्क गेटवे लगाया हुआ है, नेट गेटवे। ठीक है, तो ठीक है वो चलेगा, बट आपके कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं, आपने एक नेट गेटवे लगाया है एक अवेलेबिलिटी जोन में, और आपके जो फर्दर रिसोर्सेज हैं, जो फर्दर आपके सर्वर्स हैं, वो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। तो अगर आपका नेट गेटवे डाउन हो गया तो वो सारे भी डाउन हो जाएंगे। तो रिकमेंड यही किया जाता है कि जितने भी आपके अवेलेबिलिटी जोन हैं उसके हिसाब से आप एक एक नेट गेटवे लगाएं, ताकि अगर एक नेट गेटवे डाउन भी हो जाता है तो दूसरी अवेलेबिलिटी जोन से नेट गेटवे काम कर सके। जनरली नेट गेटवे हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें इंटरनेट से बात करनी होती है। जो भी हमारे प्राइवेट सबनेट के बंदे हैं, जो भी हमारे प्राइवेट सबनेट के सर्वर्स लगे हुए हैं, अगर उनको इंटरनेट से कुछ चाहिए होगा उस टाइम पे नेट गेटवे का यूज़ होता है, तो उस टाइम पे हम नेट गेटवे को लगाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वीपीसी पियरिंग के बारे में। तो वीपीसी पियरिंग क्या होती है? वीपीसी पियरिंग कुछ भी नहीं होती है। सपोज करिए आपके दो वीपीसी लगे हुए हैं, एक वीपीसी
है और एक सेकंड वीपीसी है। अगर आप चाहते हैं कि उन दोनों वीपीसी को आपस में बात कराना चाहते हैं तो क्या होगा, उसके लिए आपको पेयरिंग करनी होगी। पेयरिंग से आपको मतलब समझ ही आ रहा होगा, जैसे आप कभी अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो आप उसमें ब्लूटूथ ऑन करते हैं और किसी और को कनेक्ट करना होता है तो वो ब्लूटूथ को पेयरिंग करता है, ठीक है। तो उसी तरह से वीपीसी पेयरिंग भी क्या है, वीपीसी पेयरिंग में क्या होता है कि अगर आपका एक वीपीसी दूसरे वीपीसी के साथ बात करना चाहता है तो उन दोनों के बीच में हमें पेयरिंग करानी होती है, ठीक है। पेयरिंग तब होगी जो भी आपके इंस्टेंस है अगर वो सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, तभी आप पेयरिंग करा सकते हैं। और पेयरिंग जब हम कैसे कैसे करा सकते हैं, पेयरिंग कराने के भी कुछ इसमें फंडे हैं। मतलब पेयरिंग कनेक्शन पॉसिबल किन किन सिनेरियो में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीपीसी की पेयरिंग करानी किसी दूसरे वीपीसी के साथ, अगर वो उसी अकाउंट में है तब भी आप पेयरिंग करा सकते हैं। अगर किसी अदर अकाउंट में है तो भी आप पेयरिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट AWS के रीजन्स में भी पेयरिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। तो वीपीसी पेयरिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास कोई एक वीपीसी है और दूसरे वीपीसी के साथ आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो वीपीसी पेयरिंग करानी होगी आपको, ठीक है। इसमें छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि वीपीसी पेयरिंग एक नॉन ट्रांजिटिव पेयरिंग होती है। और ये नॉन ट्रांजिटिव पेयरिंग क्या होती है हम इसके नेक्स्ट में देखेंगे। आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में फिगर्स से, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और जैसे ही आपने पेयरिंग कनेक्शन बना लिया, ठीक है, जब आप चाहते हैं कि वीपीसी के एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी के साथ मैं जोड़ता हूँ, आपने जैसे ही वीपीसी कनेक्शन बना लिया तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको उस कनेक्शन में जाके उस कनेक्शन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अदरवाइज वो पेंडिंग स्टेट में पड़ा होगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो ये वीपीसी पेयरिंग है। वीपीसी पेयरिंग का मतलब यही है कि एक वीपीसी को अगर दूसरे वीपीसी के साथ बात करना है तो हम उन दोनों के बीच में वीपीसी पेयरिंग कराएंगे जो कि उन दोनों से बात कराएगा, ठीक है। आपको मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब भी आप वीपीसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, हम अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, अनदर अकाउंट में भी कर सकते हैं, फिर रीजन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप पहले फर्स्ट वीपीसी को सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आप कहाँ पे इसको प्लेस करना चाहते हैं, और दूसरे वीपीसी के बारे में भी आप सेलेक्ट करेंगे कि मेरे अकाउंट में करना है कि मेरे रीजन में करना है। तो ये जस्ट एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया जो मैंने एक लैब परफॉर्म की थी, जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाए। और ये हम करेंगे तो आपको वहाँ पे लैब में और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यही समझिए कि वीपीसी पेयरिंग का मतलब है यही है कि एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी को अगर आपको बात करानी है तो वीपीसी पेयरिंग करनी पड़ेगी हमको। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको बोला था कि नॉन ट्रांजिटिव पेयरिंग क्या होती है। तो उसमें क्या है, देखिए आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, वीपीसी बी, वीपीसी ए, वीपीसी सी, वीपीसी ई एंड डी, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर वीपीसी बी चाहता है कि मैं वीपीसी ए से बात करूं तो वो कर सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। बट अगर मैं चाहूँ कि वीपीसी बी बात करे वीपीसी सी से तो वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके लिए तो उसको वीपीसी ए पे आना पड़ेगा, फिर सी पे आना पड़ेगा। वो डायरेक्ट वीपीसी बी से वीपीसी सी से बात नहीं कर सकता, मतलब बी वाला सी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई लिंक ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिटिव पेयरिंग। मतलब आपको अगर एक दूसरे वीपीसी से बात कराना होगा तो उन दोनों के बीच कनेक्टिविटी होना जरूरी है। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि बी ए से तो बात कर सकता है लेकिन बी सी से बात नहीं कर सकता। ये हमारी नॉन ट्रांजिटिव पेयरिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो जनरली आपको मिलेगा इंटरव्यू में। 110% लोग पूछेंगे आपको इसके बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम बिना किसी देरी को उस डिफरेंस को भी देख लेते हैं जो कि सिक्योरिटी ग्रुप एंड नैकल के बारे में होता है। हमने देख लिया सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और नैकल क्या होता है। अब हम इनके बारे में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। ये आपको 100% इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें मैंने इसीलिए इन दोनों को एकदम मस्त टेबल में डाल दिया है ताकि आप इसे कभी भी इंटरव्यू में हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से वहाँ पे बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता ही है कि हमने जब EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट किया था। उसमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल जो आपको ज़रूरी होते हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे कि हमने HTTP को सेलेक्ट किया, फिर हमने SSH को सेलेक्ट किया। जो भी आपको प्रोटोकॉल लगता है कि ये वाला प्रोटोकॉल मेरे को चाहिए अपने इंस्टेंस पे ताकि मेरा इंस्टेंस वर्कआउट कर सके, तो उस टाइम पे हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस कह सकते हो या फिर फर्स्ट लेयर एक तरह का फायरवॉल ही होता है ये आपके लिए। और नैकल क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होता है। और ये मतलब सेकंड लेयर ऑफ फायरवॉल होता है। मतलब
क्या हो ये एक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके अंदर वो एक तरह से फायरवॉल का काम करते हैं, मतलब वो आपको अलाउ डिनाई ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले सिक्योरिटी ग्रुप के देखते हैं, फिर उसके साथ साथ नेकल के बारे में डिफरेंस देखेंगे। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होता है, नेकल जो होता है आपका सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होता है। सिक्योरिटी ग्रुप जनरली आपके इंस्टेंस के ऊपर लगता है, ठीक है, यानी कि सर्वर्स पे लगता है, और जो आपका नेकल जो होता है वो सबनेट पे लगता है आपका, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब भी हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप देखा था, सेलेक्ट किया था, कोई भी प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया, तो उसमें आपने ये देखा होगा उसमें सिर्फ अलाउ का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहें उसको डिनाई करना तो आप डिनाई नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ आप अलाउ ही कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। बट आप चाहें कि SSH का प्रोटोकॉल मेरे लिए डिनाई रहे, तो वो चीज़ आप वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, आपको वहाँ पे अलाउ का ही ऑप्शन मिलेगा, डिनाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट नेकल में क्या होता है, जो कि सबनेट लेवल पे सिक्योरिटी होती है, उसमें क्या होता है आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, आप उसमें अलाउ भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है, बट आप अपने नेसेसिटी के हिसाब से अलाउ एज वेल एज डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई का ऑप्शन नहीं आता है, बट इधर आपके नेकल में वो आपको प्रोवाइड होता है। इसीलिए सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह का स्टेटफुल भी होता है, और जो नेकल जो होता है स्टेटलेस होता है। क्या होता है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि जब भी आपने किसी भी इनबाउंड रूल को लगाया, आपने किसी भी प्रोटोकॉल को इनबाउंड पे अलाउ किया, वो ऑटोमेटिकली आपके आउटबाउंड पे भी लग जाता है। सपोज करिए कि आपने कोई पोर्ट नंबर 80 को आपने अलाउ कर दिया इनबाउंड में, तो आपको आउटबाउंड में जाके लगाने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप में वो ऑलरेडी आउटबाउंड में भी अपने आप लग जाएगा। तो मतलब क्या है कि इनबाउंड पे जो चीज़ आपने की वो आउटबाउंड में ऑलरेडी अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएंगी सिक्योरिटी ग्रुप के केस में, इसलिए हम इसको स्टेटफुल कहते हैं। बट अगर हम नेकल की बात करें, तो नेकल में क्या होता है, नेकल एक स्टेटलेस होता है, जिसमें अगर आपने इनबाउंड में अगर कोई भी पोर्ट को ओपन किया, अलाउ किया या डिनाई किया, वो इनबाउंड में लगाया, तो आउटबाउंड में वो अपने आप नहीं लगेगा, उसके लिए आपको आउटबाउंड में खुद जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं लगता है। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या था कि इनबाउंड में लगाया तो आउटबाउंड में भी अपने आप अप्लाई हो जाता था, बट यहाँ पे क्या होता है नेकल में ऐसा नहीं होता, आपको दोनों जगह जाके उसको अलाउ या डिनाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो स्टेट फुल होता है, और जो आपका नेकल होता है वो स्टेट लेस होता है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपके इंस्टेंस पे लगता है, इसलिए आपको स्पेसिफाई मतलब इंस्टेंस में लगता है, और जब भी आप अपने इंस्टेंस बनाते हैं तब आपको स्पेसिफाई करना होता है। बट आपका जो नेकल जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंस पे लगा हुआ आया होता है, जो बाय डिफॉल्ट डिनाइड होता है, वो आप उसके साथ अपने हिसाब से अलाउ डिनाइड लगा सकते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात थी सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ नेकल के बारे में, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इसको। मोटा मोटा अगर मैं ये कहूँ तो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो इंस्टेंस लेवल पे लगता है, नेकल जो होता है वो आपके सबनेट पे लगता है, सिक्योरिटी ग्रुप फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होता है, और जो नेकल जो होता है सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होता है। डिफेंस कुछ नहीं, एक तरह का फायरवॉल समझ लीजिए आप उसे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में आप अलाउ कर सकते हैं, बट डिनाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बट नेकल में आपको अलाउ एज वेल एज डिनाई बोथ द ऑप्शन विल देयर, ओके। अब हम बात करें तो ये स्टेटफुल क्यों है, क्योंकि इनबाउंड में जो चीज़ आपने प्लेस की वो आपके आउटबाउंड में भी लग जाएंगी, इसलिए सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल है। नेकल स्टेटलेस होता है, क्योंकि इनबाउंड में आपने लगाया तो आउटबाउंड में आपको लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो नहीं लगेगा। तो ये कुछ बातें थी सिक्योरिटी ग्रुप और नेकल के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहा था, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको यही कहता हूँ कि जो आपका वीपीसी होता है, वीपीसी क्या होता है कि वीपीसी आपके नेटवर्क को आइसोलेट करता है, आपके नेटवर्क को आइसोलेट करता है, जिससे कि आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से आप आईपी को सेलेक्ट कर सकते हैं, सबनेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राउटिंग टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबनेट क्या होता है, चंक्स ऑफ आईपी होता है, मतलब एक बहुत बड़ी आईपी को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें ताकि वो मैक्सिमम यूज करी जा सके, ठीक है। तो वो हमारा सबनेट होता है, ठीक है। राउटिंग टेबल क्या होती है, राउटिंग टेबल कुछ नहीं होती है, एक तरह का टेबल होता है जो हमें ये बताएगा कि हमें डेस्टिनेशन तक जाने के लिए किस किस राउट को फॉलो करना है, किस किस रूट को फॉलो करना है, ठीक है। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे आपको ये बताएगा, इंटरनेट गेटवे क्या है कि आपको इंटरनेट से बात करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आपका कोई वीपीसी अगर वो चाहता है इंटरनेट से बात करे, तो वो एक तरह का मीडिएटर है इंटरनेट गेटवे, जो आपको इंटरनेट के पे ले जाने का रास्ता बताएगा, जिससे आप इंटरनेट से बात कर सकते हैं। इसमें हमने नेट गेटवे भी पढ़ा। नेट गेटवे क्या था, नेट गेटवे यही था
कि अगर सपोज करिए आपके इंस्टेंस हैं, कुछ इंस्टेंस आपके पब्लिक सबनेट में है, कुछ आपके प्राइवेट सबनेट में है, ठीक है। तो जो आपके पब्लिक में है वो तो इंटरनेट से बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आपके प्राइवेट सबनेट में है ना, उसको इंटरनेट से अगर बात करनी होगी तो उसके लिए उसको नेट गेटवे की जरूरत पड़ेगी, जो एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे होता है। जो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा आपको कि आपके जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट एरिया में जो आपके रिसोर्सेज लगे हैं, वो इंटरनेट से बात कैसे करें। तो नेट गेटवे का मेन फंडा यही है कि प्राइवेट इंस्टेंस को अगर आपको बात करानी है तो आपको नेट गेटवे लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने वीपीसी पियरिंग पढ़ी। वीपीसी पियरिंग क्या है, अगर दो वीपीसी को अगर आपस में बात करानी है तो हमें उन दोनों के बीच पियरिंग करानी होती है। जस्ट लाइक योर ब्लूटूथ, अगर आप ब्लूटूथ से किसी को कनेक्ट करते हैं तो आपको पियरिंग करनी होती है, वैसे ही आपको वीपीसी पियरिंग करनी पड़ती है। तो ये पूरा ओवरऑल थ्योरेटिकल पार्ट था वीपीसी के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हो सकता है एक बार में आपको समझ नहीं आई हो, इसलिए आपको बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप इसको प्लीज़ वॉच करिएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको समझ ना आए, अगर सेकंड टाइम आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने इसको बताया है। और मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अगर इसको एक पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा थ्योरी को, सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हैं जो चीज़ होती हैं, ठीक है, ताकि इसमें आपको कुछ भी आपको इंटरव्यू में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपका वीपीसी का पार्ट था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आएंगे उसमें लैब कराऊंगा मैं, मैक्सिमम जो भी लैब हो सकती है वीपीसी के बारे में मैं वहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश करूँगा, और आपको जो भी चीज़ थ्योरी में पढ़ी है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये हमारा वीपीसी का लेक्चर था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।